वेलकम बैक। मैं अभी जो क्लास ले रहा हूँ किसी कारणवश से नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को इसमें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है इस मतलब पेन और पेज पे पढ़ाने में। बट मैं फिर से रिवीजन करवा दूँगा आप लोग को जब वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे जब अवेलेबल हो जाऊँगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं आज पॉलिटी फिर से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं आर्टिकल, जितना भी आर्टिकल हो सकें, जितना भी कवर मैं 1-2 दिन के अंदर जितना भी आर्टिकल में, वो सारा आपको कंप्लीट करवा दूँगा, जहाँ से इस गवर्नमेंट एग्जाम में मैक्सिमम एसएससी ये सब में जहाँ से पूछ सकता है। क्योंकि सारा 395 आर्टिकल तो अपन याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उतना मैक्सिमम याद करवा दूंगा जितना एनएफ है। ओके, तो आज मैं फंडामेंटल राइट जो मैं स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, वहाँ थोड़ा सा छूट गया था, तो मैं वहीं से आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट मैं रिवीजन करवा देता हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ होता है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो होता है 12 से लेके 35, ठीक है। जनरली 12 से लेकर 35 तक होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट, कौन सा पार्ट में आता है, ये तो पार्ट 3 में आता है, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन भी पूछता है कि किस पार्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, किस पार्ट को। तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, पार्ट 3 को। पार्ट 3 में आर्टिकल मतलब पार्ट 3 में क्या ये इंक्लूड होता है, तो फंडामेंटल राइट्स याद रखिएगा, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसमें दिया हुआ है। तो पहला जो होता है वो होता है, मैं ये चीज़ सब पढ़ा चुका हूँ, बस मैं रिवीजन फिर से करवा दे रहा हूँ। राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ आता है, 14 से लेकर 18। मैं याद रखिएगा 12 और 13 स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें नहीं आता है, उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल कहाँ से कहाँ कवर होता है, 12 से लेकर 35, ठीक है। पहला में क्या आता है, फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा में क्या आता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल होता है, तो 19 से लेके 22 तक। फिर थर्ड में क्या आता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल आता है, तो 23 से लेके 24 तक। और फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल बिलोंग करता है, तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। फिर कौन सा ये फंडामेंटल राइट में आता है, तो राइट फॉर कल्चर एंड एजुकेशन, ये कहाँ से कहाँ आर्टिकल आता है, तो 29 और 30, ठीक है। और ये जो मैंने आपको इस पे तो बहुत बार आधा घंटा इस पर चर्चा कर लिया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, कि राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट से हट गया है। पहले ही आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट्स में रहा करता था, अब ये क्या बन गया है, लीगल राइट, जो 300A में चला गया है। पढ़ाया था मैंने, 300A आर्टिकल में चला गया है। पहला आर्टिकल 31 में था, कब गया था, तो ईयर याद होगा आपको, पढ़ाया था 1978, केशवानंद भारती केस याद कीजिए। और 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, याद है कुछ। ये क्वेश्चन बन जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट के तहत लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट आता है वो आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसको कि क्वेश्चन में आपसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब संविधान की इसको आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इस आर्टिकल को जाना जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल कौन सा है, 32 है। तो देखिए मैंने 14 से लेकर 32 तक आपको कवर कर दिया। मैं अब इंडिविजुअली आर्टिकल पढ़ूंगा। शायद मैंने 14 से लेकर 18 तक आपको पढ़ा दिया था जहाँ तक मुझे याद है, तो फिर भी मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को क्या बोलते हैं, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, मतलब कि संविधान की इसको आत्मा बोलते हैं। क्या होता है मैं ये समझाऊंगा आगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअली सारा आर्टिकल को ले रहा हूँ। अब आर्टिकल नंबर 14 याद है कुछ, मैंने सारा ये सब डिस्कशन कर दिया था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, फिर भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 क्या बोलता है, समानता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके राज्य में ये चलान कट रहा है हेलमेट के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बोल दे कि मेरा चाचा विधायक है तो उससे नहीं लिया जाएगा चलान। इस राज्य में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो राजा मतलब नेता का बेटा हो, चाहे किसी विधायक का भी बेटा हो, उसके लिए भी सेम कानून लगेगा जो कि जनता, कॉमन जनता पे लगती है। तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के आगे सब कोई बराबर है। आर्टिकल 15 याद है क्या था, आर्टिकल 15 बहुत बार मैंने आपको ये रिवीजन करवा चुका हूँ। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस ऑफ सर्टेन रेस, किसके बेसिस पे, सर्टेन कास्ट के बेसिस पे, रेस या सेक्स या क्या,
जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप एक कानून के दायरे में आ जाइएगा। आप अपराध कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट के सामने वालों को उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं तो आप उसके फंडामेंटल राइट को उल्लंघन कर रहे हैं और आप कानूनी दायरे के अंदर आ जाइएगा। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करने का इजाज़त नहीं देता है ये सब बेसिस पे, ठीक है। अब आर्टिकल 16 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 16 बोलता था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद है, यहाँ ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इट मीन्स कि अगर गवर्नमेंट सर्कुलर जारी कर रही है किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का, तो उसमें सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव होगा, कोई भी आके वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोलता है कि इक्वलिटी होगा किसके, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब आर्टिकल 17 की बात करें, ये तो एसएससी का बहुत फेवरेट है, कई बार इससे पूछा गया है कि आर्टिकल 70 किस चीज़ पे है। तो आर्टिकल 70 क्या था, याद है आपको? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ आपको। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्टिकल 17 के तहत अगर आप किसी के साथ अब ये अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं किसी भी अपर कास्ट या लोअर कास्ट के बेसिस पे, तो आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप सामने वाले के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 17 किस चीज़ को बताता है, याद रखिएगा, बहुत फेवरेट है एसएससी का ये आर्टिकल। आर्टिकल 17 जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है। आर्टिकल 18 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 18 बोलता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स को खत्म कर दिया गया, एवोल्यूशन कर दिया गया। टाइटल्स का मतलब समझ रहे हो, पहले के जब हिस्ट्री में पढ़ते होगे राजा महाराजा तो सुल्तान, कोई क्या टाइटल रखते थे, गजनी, इसके आधार पे क्या होता था, भेदभाव होता था जनता में। लेकिन अब ये टाइटल सारा खत्म कर दिया गया। अब जो टाइटल आप रख सकते हो वो था एकेडमिक टाइटल रख सकते हो। आप बोलिएगा सर मेरा शर्मा टाइटल है, कुमार, ये सब टाइटल में नहीं आता है। टाइटल का मतलब कि आप भेदभाव कर रहे हो, उस टाइटल का यूज़ कर रहे हो। जैसे पहले के राजा महाराजा सुल्तान रखते थे, अपने आप को बड़ा समझते थे, गजनी, ये सब टाइटल होता था, तो वो सब खत्म कर दिया गया है। अब जो टाइटल रख सकते हो, एकेडमिक टाइटल रख सकते हो, मतलब कि अगर डॉक्टर हो तो आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, इंजीनियर लगा सकते हो, या आप डिफेंस में हो तो आप क्या लगा सकते हो, टाइटल लगा सकते हो, मेजर लगा सकते हो, कर्नल लगा सकते हो, ये सब टाइटल लागू है, ये सब आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो पहले हिस्ट्री में जब पढ़ते थे सुल्तान, गजनी, ये सब जो टाइटल है ये खत्म कर दिया गया है। अब मतलब वो सब टाइटल नहीं रखा गया है, ठीक है यार। तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स को खत्म कर दिया गया। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब मैं आर्टिकल 19 से फिर से कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 क्या बोलता है। आर्टिकल 19 जो है वो लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। 6 फंडामेंटल राइट्स की इसमें गारंटी लिखा हुआ है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है, 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दिया हुआ है। सभी नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स की गारंटी इस आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। इसमें पहला क्या था, पहला इसके अंदर है 6 फंडामेंटल राइट्स के तहत राइट टू स्पीच, मतलब कि बोलने का अधिकार, मतलब कि आपको अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, मतलब बोलने की आज़ादी है इस देश के अंदर। लेकिन हाँ, अब किसी को आप गाली दे रहे हो, आप बोलो कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये नहीं है। आपका फंडामेंटल राइट्स वहीं पे लिमिट हो जाता है जब सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स आप वायलेट कर रहे हो। उसका भी तो अधिकार है। आप किसी को अगर आप बोलो, ये बोल के गाली दे रहे हो, ये बोल के कि मेरा ये फंडामेंटल राइट्स है, तो सामने वाला का भी तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहे हो, आप उसको शोषण कर रहे हो, शोषित कर रहे हो आप उसको, तो उसका भी तो फंडामेंटल राइट्स आप हनन कर रहे हो। तो आपका फंडामेंटल राइट्स वहीं पर सीमित कर दिया जाता है जब आप सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो। आपका फंडामेंटल राइट्स का रिस्ट्रिक्शन यही है, मतलब आप यूज करो फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कैसे कि सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स को आप वायलेट ना करो। तो राइट टू स्पीच है, मतलब आपको देश में बोलने की आज़ादी है। सेकंड इसके तहत क्या है, राइट टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, लेकिन कैसे, इन अ नॉन वायलेंस। याद रखिए मैंने आपको ये बताया भी था कि आप इस देश में कहीं भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कहीं भी। जैसे कि आप देखते हो जंतर मंतर पे लोग चले जाते हैं प्रदर्शन करने, मीटिंग करने, तो आप कर सकते हो, लेकिन कैसे, नॉन वायलेंस, हिंसा आप नहीं कर सकते हो। हिंसा किए वहीं पे आपका फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और आप कानून के दायरे में आ जाइएगा। और आप शांतिपूर्ण कर रहे हो मीटिंग, तो आपको यहाँ आज़ादी है, आप कर सकते हो। थर्ड क्या है राइट इसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत,
राइट टू मेकिंग अ यूनियन, आप यूनियन बना सकते हो, मतलब कि संघ बना सकते हो देश के अंदर, एसोसिएशन बना सकते हो देश के अंदर। जैसे कि 2012 में आम आदमी पार्टी ने एक सोचा कि मैं अकेला एक पार्टी बनाता हूं, उन्होंने बनाया, आप भी बना सकते हो देश के अंदर कोई भी पार्टी। और पार्टी तक ही सीमित नहीं है, आप यहाँ किसी भी, जैसे कि मुस्लिम पार्टी का कोई अलग सा ये होता है, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि हिंदू पार्टी, हिंदू में कोई एक संगठन बना लिया, आप ये सब बना सकते हो, मतलब कि एक एसोसिएशन बना सकते हो, आपको देश के अंदर आज़ादी है। चौथा यहाँ क्या मिलता है इसके अंदर आर्टिकल 19 के तहत, राइट की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आपको मूवमेंट करने की आज़ादी है इस देश के अंदर। ये देश आपका है, आप कहीं भी मूव करो, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर, कहीं भी आप जाके मूव कर सकते हो, आपको देश के अंदर आज़ादी है। लेकिन आप बोलोगे कि मैं मिलिट्री कैंप बेस के अंदर ही जाऊँगा, लेकिन नहीं, रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे आपको आज़ादी नहीं है घूमने की। आप बोलो कि नहीं ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जहाँ पे बात आ जाती है सिक्योरिटी की, जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि आप नहीं जा सकते हो, वहाँ पे छोड़ के बाकी कहीं भी इस देश में आप घूम सकते हो, ये आपका आज़ादी है, फ्रीडम है। इसके अंदर पाँचवा जो है राइट है वो क्या है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, मतलब कि अगर आप इस देश के अंदर कहीं भी जाके रहना चाह रहे हो, मतलब फ्लैट लेके, या कहीं भी आप, जैसे दिल्ली हो गया, कहीं भी मुंबई हो गया, आप कहीं भी जाके आप रह सकते हो, सेटल हो सकते हो, यहाँ मतलब पाबंदी नहीं है, ठीक है, ये राइट भी आपको मिलता है। छठा जो है वो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपको इस देश के अंदर कुछ भी बिजनेस करने की आज़ादी है, कुछ भी प्रोफेशन कर सकते हो, मतलब कि आपको जो भी मन में आए, जैसे कि आपको क्लर्क बनना है तो IBPS का एग्जाम निकालिए, क्लर्क बन जाइए, इंस्पेक्टर बनना है SSC निकालिए, इंस्पेक्टर बनिए, मतलब कि आपको इस देश में अगर आपको बिजनेस करना है किसी चीज़ का, आप कर सकते हैं, आपको फ्रीडम है प्रोफेशन का, ऑक्यूपेशन का, किसी भी बिजनेस करने का आपको आज़ादी है। तो आर्टिकल 19 के तहत ये 6 राइट हम सभी सिटीजन्स ऑफ सिविलियन को मिलता है भारत के अंदर। पहला क्या है, बोलने की आज़ादी। दूसरा क्या है कि आप किसी यहाँ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो नॉन वायलेंस तरीके से, आप यहाँ यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो लोगों का। यहाँ पे आपको मूवमेंट करने की आज़ादी है, आपको यहाँ किसी भी जगह रहने की, फ्लैट मतलब रेसिडेंस करने की आज़ादी है, आपको कोई भी ऑक्यूपेशन करने की आज़ादी है, आर्टिकल 19 बोलता है। आर्टिकल 19 के तहत लोगों को 6 फंडामेंटल राइट्स मिलता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन in respect of convention for offense। समझना थोड़ा सा ये क्या बोल रहा है। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंस, मतलब कि जब तक आपके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता ना, तब तक आप ये दोषी नहीं कह सकता है। जैसे कि क्या होता है कि मतलब कि आपको दोषी कोई ठहरा नहीं सकता है, मतलब आपको ये प्रोटेक्शन मिलता है, ऑफेंस मिलता है, मतलब कि कोई आपको दोषी नहीं कह सकता है जब तक कि आपको जुडिशियरी, मतलब न्यायालय आपके ऊपर, मतलब कि वो जजमेंट ना दे दे कि आप दोषी हो, तब तक कि आपको लोग जो है वो दोषी कह, मतलब बोल के आपके साथ वो क्या कर सकते हैं, मतलब कि इलीगल व्यवहार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि देश समाज के मेरे मतलब समाज में हमारे इस तरह का नेचर है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर पे कि कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी पुलिस मतलब आपके घर पे किसी कारण बस आ गई, ज़रूरी नहीं कि आप क्राइम ही किए हो, तो लोग क्या बोलने लगते हैं, ज़रूर ये कुछ मतलब कि गलत काम किया होगा या डाका डाला होगा कहीं पे, तब जाके पुलिस आई है। तो लोग का ये धारणा बन गया कि पुलिस आते ही लोग समझ जाते हैं कि इस देश के अंदर कोई भी क्राइम किया होगा। ज़रूरी नहीं यार, मान लीजिए कि कोई आपके रिलेशन में कोई मतलब कि क्राइम किया है और आपको जुडिशियरी ने विक्टिम के तौर पर आपको बुलाया है वहाँ गवाही देने के लिए कोर्ट के अंदर, तो ज़रूरी है समन भेजेगी। ऐसा तो नहीं है कि जज जो है आपको फ़ोन करेगी, पुलिस के द्वारा ही समन भेजेगी ना, तो वहाँ पर पुलिस आपके घर पर आएगी और आपको ले जाएगी गवाही देने के लिए। और लेकिन आपको समाज के लोग या कोई भी आपको तब तक दोषी उस केस में नहीं ठहरा सकते हैं जब तक कि जुडिशियरी आपको दोषी ना ठहरा दे। और ऐसा अगर कोई करता है, जुडिशियरी अगर दोषी नहीं ठहराया और आपको लोग जो है वो आपके साथ इस संदर्भ में आपको ट्रीट कर रहे हैं इलीगल तरीके से बोल के, तो आप उन पे केस कर सकते हैं, आपके ये फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हैं। यही आर्टिकल 20 बोलता है कि आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है जब तक कि आपके ऊपर दोष ना ठहर जाए कि आप दोषी हो, तब तक कि आप सुरक्षित हो। ठीक है, यह आर्टिकल 20 हमें अधिकार देता है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा है। आर्टिकल 21 बोलता है ये प्रोविजन ऑफ लाइफ एंड पर्सन लिबर्टी,
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब कि आपको इस देश के अंदर आज़ादी है, मतलब कि आपको जीने की आज़ादी है, आपका कोई जैसे कि पहले क्या होता था, राजा महाराजा में कोई आग दिखा के सुल्तान तरफ देख दिया तो बोलता था कलम कर दो इसकी, मतलब सर जो है कलम कर दो, उड़ा दो। ये अब नहीं है। अब आपके अंदर, आप देश के अंदर कोई भी ये उच्च पद पे ही बैठा हुआ है, जैसे कि नेता हो गया, पुलिस हो गया, तो आपके वेलफेयर के लिए वो सोचता है, काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपको मतलब जान से मार देगा, ऐसा कोई भी नहीं करता है। इसीलिए आपको ये आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आपको इस देश के अंदर जीने की आज़ादी है। मतलब कि आपको मिलता है कि आप स्वतंत्र रहो इस देश के अंदर और आप अच्छे से जी सको। और एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए देश में अगर इमरजेंसी लागू हो जाता है, मतलब मिलिट्री रूल अगर लग जाता है देश के अंदर, तो सारा आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सारा आर्टिकल आपसे छीन लिया जाएगा, बस आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। तो याद रखिएगा कि इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन आर्टिकल नहीं छीना जाता है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता है इमरजेंसी टाइम में भी। तो आप क्यों यार, मान लीजिए इमरजेंसी लगा है देश के अंदर, तो आपको जीने की आज़ादी खत्म कर दिया जाएगा क्या, आपको मार दिया जाएगा क्या? ये तो नहीं है ना। इसलिए याद रखिएगा कि अगर इमरजेंसी भी लगती है देश के अंदर, अगर आर्मी रूल भी लग जाएगी, तो इंटरनेट की सुविधा बंद हो जाएगी, आपको मूवमेंट करने की फ्रीडम जो है मिलता है, जो अभी मैंने बताया कि आपको कहीं भी देश के अंदर मूवमेंट करने की आज़ादी है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो सकता है जब इमरजेंसी लग जाएगा, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। याद रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम आर्टिकल 20 और 21 को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और देखिए, और ये जो है ना आर्टिकल 21, इसके अंदर बहुत प्रावधान है, मतलब इसके अंदर बहुत चीज़ दिया हुआ है कि आपको किस चीज़ का आपको मतलब इसके अंदर सुविधा मिला हुआ है। तो लेकिन मोटा मोटी आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 मैं कुछ बता देता हूँ इसके अंदर भी क्या क्या आपको मिलता है सुविधा, बट मोटा तौर पे ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 किस चीज़ का बात बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब कि जीने की आज़ादी आपको बोलता है, ठीक है, इससे आपको मिलता है। और इसी के अंदर क्या है, राइट टू लाइफ के अंदर ही क्या क्या मतलब मिलता है हमको, जैसे कि ये प्रोटेक्शन के अच्छा सही रहेगा, राइट टू लाइफ लिख लो। राइट टू लाइफ मतलब जीने की आज़ादी, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के अंदर ही और क्या क्या आपको सुविधा मिलता है, तो याद रखिएगा राइट टू प्राइवेसी भी है, जो आर्टिकल 21 के ही अंदर मिलता है हमको। राइट टू लाइफ के ही अंदर ये सब मिलता है। राइट टू प्राइवेसी मतलब सबको अपना निजता का अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए निजता के अधिकार इन द सेंस कि मान लीजिए कि मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर कोई कपल हैं, मतलब दो कपल हैं, और एक जो है मतलब लड़का जो है लड़की से बात करना चाह रहा है, और लड़की जो है बोल रही है लिव मी अलोन, मुझे मतलब अकेले छोड़ दो। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पापा को कॉल कर दूंगा, नहीं बात करोगे, या मैं तुम्हारे बालकोनी के नीचे आ जाऊंगा, यार नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। उसके साथ आप क्या कर रहे हो, ये राइट टू प्राइवेसी उसकी छीन रहे हो, निजता का अधिकार आप उसके छीन रहे हो, क्योंकि उसका भी प्राइवेसी का हक है, आप उसको निजता में मतलब उसको भी प्राइवेसी में रहने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो। राइट टू प्राइवेसी मतलब कि यहाँ सबको निजता का अधिकार मिला हुआ है, मतलब कि सबको अपना अपना प्राइवेसी मेंटेन करने की इजाज़त है, आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ के अंदर। और क्या भी है इसके अंदर है, राइट टू लाइफ जो अभी मैंने बताया कि जीने की आज़ादी भी मिलता है आर्टिकल 21 के अंदर। और क्या है, राइट टू हेल्थ मतलब कि स्वस्थ रहने की आज़ादी है। जैसे कि मान लीजिए स्वस्थ रहने की इन द सेंस, मान लो कि अगर कोई क्राइम किया है, वो जेल के अंदर बंद है, आप देखते भी होंगे जैसे लालू प्रसाद यादव अगर अभी कुछ दिन पहले जेल में बंद थे, तो उनका मतलब हेल्थ ख़राब हुआ था, तो ऐसा नहीं था कि जेलर बोले कि नहीं इनको छोड़ दो, ये क्राइम किए हैं यहीं मरने दो इनको, ऐसा नहीं है, उनको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना है। कोई भी आम से आम व्यक्ति अगर वो जेल के अंदर बंद है और उसको हेल्थ बिगड़ रहा है, तो आप उसको हॉस्पिटलाइज कीजिए। उसके राइट टू हेल्थ मतलब कि उसके हेल्थ स्वस्थ रहने की उसको आज़ादी है इस देश के अंदर, इसलिए जेलर को तुरंत उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मतलब कि जैसे कि महात्मा गांधी या 1922 में 6 साल की सज़ा मतलब काट के ही निकल गए थे, क्यों? क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, उनको निकालना पड़ा था। तो यही है, राइट टू लाइफ मतलब हेल्थ है, मतलब कि स्वस्थ रहने की, इसमें आर्टिकल 21 में भी बताता है कि आपको स्वस्थ रहने की भी आज़ादी है, ठीक है। और क्या बोलता है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन टिल 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब कि कोई भी अगर बच्चा मतलब 14 साल तक के मतलब ये बच्चों को फ्री एजुकेशन की प्रावधान दिया हुआ है इस देश के अंदर। तभी तो सरकार देखते हो कितने सारे प्राइमरी स्कूल गांव में खोल देती है, मतलब कि अगर आप पैसे वाले हो तो भी आप पढ़ा सकते हो उसके अंदर फ्री एजुकेशन, अगर नहीं हो तो पढ़ाते ही हैं लोग। तो आपको फ्री एजुकेशन कितने साल तक बच्चों को देने का प्रावधान है, 14 साल बच्चों तक
के बच्चे के लिए फ्री एजुकेशन की प्रावधान है। जैसे कि जो भी सरकार अपना जो भी गवर्नमेंट स्कूल चलाती है उसके अंदर आपको फ्री एजुकेशन देने की प्रावधान है 14 साल के बच्चों के तक के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारा चीज़ें इसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर, उतना जाऊंगा तो बहुत डीप हो जाएगा, इतना पूछता नहीं है। बस मोटा मोटी तौर पे याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 हमें किस चीज़ की आज़ादी देती है, मतलब जीने की आज़ादी देती है, राइट टू लाइफ। और इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है और बाकी सब आपसे छीना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आर्टिकल 21 के अंदर। अब मैं मूव कर रहा हूँ आगे, आर्टिकल 21 देखते हैं। सॉरी, आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। मतलब समझ जाओ क्या है ये। बोल रहा है कि आपको प्रोटेक्शन है किसके खिलाफ? अरेस्ट के खिलाफ एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। इसमें प्रोटेक्शन क्या मिलता है इसका मतलब समझो कि अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर आपको किसी केस में पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको सूचना देने का अधिकार है अपने निजी पर्सन को। ये आपको इसमें प्रोटेक्शन मिलता है, आपको आज़ादी मिलता है कि अगर आपको पुलिस किसी कारणवश से गिरफ्तार कर रही है तो आप किसी भी निजी व्यक्ति को आप ये सूचना दे सकते हैं। यही आर्टिकल 21 बोलता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी चीज़ में आपको डिटेंशन किया गया है पुलिस के द्वारा तो आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी निजी व्यक्ति को, अपने निजी व्यक्ति को आप इसकी सूचना दे सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल 23 देखते हैं। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। समझना ये क्या बोलता है। आर्टिकल 23 बोलता है कि ट्रैफिक मतलब ह्यूमन बीइंग की जो होती है खरीद फरोख्त। पहले के ज़माने में क्या होता था, फिल्म में भी देखते हो कि इस देश से किसी भी मतलब ये महिला या पुरुष को खरीद फरोख्त की बिक्री होती थी, मतलब इस देश से उठाते थे और दूसरे देश में बेच देते थे। तो ह्यूमन ट्रैफिक पे रोक लगा दिया गया। आप किसी भी इंसान को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो या फोर्स लेबर नहीं करा सकते हो, मतलब कि किसी भी मतलब इंसान से ज़बरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो पैसा देने के बावजूद। अगर उसे नहीं काम करने का मन है और आप उससे ज़बरदस्ती गुलामी करवा रहे हो, स्लेवरी करवा रहे हो, स्लेवरी मीन्स गुलामी होता है, स्लेवरी करवा रहे हो, गुलामी करवा रहे हो, तो आप उसके फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहे हो। अगर आपके ऊपर वो केस कर दिया तो आप कानून के दायरे में आ जाएगा। अगर उसका मन खुद से है काम करने का तब आप वो काम होगा। और याद रखिएगा अगर आप उससे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, गुलामी करवा रहे हैं, तो आप आर्टिकल 23 जो संविधान के तहत ये प्रावधान है आप उसका हनन कर रहे हैं। तो याद है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 देखो क्या बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। मतलब कि चिल्ड्रेन को फैक्ट्री में काम करने के लिए ये आपको अनुमति नहीं देता है आर्टिकल 24। मतलब 14 साल से कम बिलो अगर बच्चों से आप काम करवा रहे हो फैक्ट्री में तो आप ही उसके कानूनी अपराध कर रहे हो। अगर आप उसको पैसा दे भी रहे हो तो यार वो ना बच्चे लोग ना समझ होते हैं, लेकिन आप तो बुद्धिमान हैं। आप उसको पैसा दे के बोलो कि मैं काम करवा रहा हूँ तब भी आप अपराध कर रहे हो। 14 साल से कम आयु के बच्चे से अगर आप काम करवा रहे हो, लेबरिंग करवा रहे हो किसी फैक्ट्री या कहीं भी, तो आप ये अपराध कर रहे हो। और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अगर कहीं भी ये चीज़ देख रहे हो तो आप कांटेक्ट करो निजी थाना के अंदर। ये गलत है। अगर 14 साल से कम के बच्चों से अगर ये काम करवाया जा रहा है तो ये फंडामेंटल राइट्स की हनन वो व्यक्ति कर रहा है जो भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 24 में ये साफ साफ दिया हुआ है कि 14 साल से कम के बच्चों से आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है। अब आर्टिकल 25 क्या बोलता है? देखो मैंने अभी क्या क्या बताया था आपको याद है? मैंने आर्टिकल 24 तक आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और आर्टिकल 24 तक क्या क्या मैंने पढ़ाया? पहला क्या था? राइट टू इक्वलिटी था। राइट टू इक्वलिटी में समानता का अधिकार था। कहाँ से कहाँ? 14 से लेकर 18 तक, याद है। फिर मैंने कहा अभी 22 तक मैंने पढ़ाया है, 18 तक हो गया। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम कहाँ तक था? 19 से लेके 22 तक, याद है कुछ? अब क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? राइट देखो यार अभी मैंने पढ़ाया था, देखो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 पढ़ा दिया। क्या क्या समानता का अधिकार है? 14 से 18 तक आर्टिकल हो गया। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक हो गया। 24 तक मैंने भी पढ़ा दिया। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब समझते हो? मतलब
एक्सप्लॉयटेशन मतलब हनन, किसी का अगर हनन कर रहे हो तो 23 से 24 पढ़ा दिया मैंने। इसमें क्या क्या आता है, 24 में क्या अभी मैंने बताया कि किसी भी मतलब चिल्ड्रन से, मतलब 14 साल से कम के बच्चों के साथ आप लेबरिंग नहीं करवा सकते हो। और 23 में मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन ट्रैफिक नहीं कर सकते हो, मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं करा सकते हो, या फोर्स लेबर नहीं करा सकते हो, मतलब ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब मैं ये आर्टिकल पकड़ रहा हूँ 25 से लेकर 28 तक। रिलीजन के बारे में जो जो आर्टिकल है वो मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 बोलता है रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स होगा, आपको समझ में आ रहा है। आर्टिकल 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि फ्रीडम है आपको कौन सा, मतलब कि जो भी आपका अंतरात्मा बोल रहा है, जो भी आपको अंतरात्मा जिस धर्म को आपको मानने के लिए बोल रहा है, जैन धर्म अपनाओ, इस्लाम धर्म अपनाओ, हिंदू धर्म का प्रैक्टिस करो, प्रचार करो, कुछ भी करो, या आप उसको अडॉप्ट करो, ये आपको अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। मतलब जैसे कि बहुत लोग होते हैं हिंदू से इस्लाम अडॉप्ट कर लेते हैं, इस्लाम जो धर्म है वो हिंदू अडॉप्ट कर लेते हैं, वो किस आर्टिकल आपको वो आज़ादी मिलता है आर्टिकल 25 के तहत, और आपको वो कोई भी मतलब ये अपराध आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 यही बोलता है कि आपको जो भी अंतरात्मा या आत्मा आपको जो भी बोले, जिस धर्म के बारे में प्रचार करने के बोले, या जिस धर्म को अडॉप्ट करने के लिए बोले, आप उस धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 25 हो गया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ आर्टिकल 26 क्या बोलता है। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि अभी देखो, जैसे कि बहुत सारे जो होते हैं ना, जो अपने अपने धर्म के लिए जगराता निकाल देते हैं रात को, जैसे हिंदू जो है वो जगराता निकाल दिया, या बहुत सारे संत या महात्मा जो है वो सम्मेलन करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो ये सब अधिकार हैं उनको कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, एक जगह से या कहीं पे भी आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि रात में ही कोई जुलूस निकाल देता है धर्म के नाम पे, ये जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल रामनवमी के दिन में जुलूस जो निकलता है, तो आप ये रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो किस स्थान पे। तो ये आर्टिकल 26 आपको ये प्रावधान देता है कि ये आपको आज़ादी देता है कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, लेकिन नॉन वायलेंस, याद रखिएगा। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, आर्टिकल 27 जो बोलता है वो बोलता है आर्टिकल 27 कि अगर आप किसी भी ये रिलीजियस कल्चर, मतलब कि अगर रिलीजियस कल्चर में आप पैसा डोनेट कर रहे हो, तो जो आप पैसा डोनेट कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब फ्रीडम ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट टू प्रोमोट रिलीजियस कल्चर। मतलब आप रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने के लिए जो भी पैसा डोनेट कर रहे हो, उस पैसा पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। जैसे कि भारत में टैक्स सिस्टम है ना, टैक्स स्लैब सिस्टम, कि आपका अगर इनकम इतना है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ इसमें, जैसे सपोज डैट किसी व्यक्ति का इनकम मान लो कि सालाना 1 करोड़ है, कोई भी होगा जिसका अर्ली जो इनकम है वो 1 करोड़ है, ठीक है। और मान लो कि सरकार जो है 10% इस रेंज के मतलब इनकम पे टैक्स लेती है, तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ता, 1 करोड़ पे 10% कितना होगा, 10 लाख होगा, तो उसको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 10 लाख, ठीक है। अगर 1 करोड़ ईयरली इनकम है तो 10% अगर सरकार का है ये स्लैब, कितना इनकम में 10%, तो ये इतना भरेगा। अगर ये मान लो कि अगर ये बोले कि नहीं मेरे पास बहुत ऊपर वाला ने दिया है, मैं बहुत 40 लाख इसमें से डोनेट कर देता हूँ, दान दे देता हूँ मंदिरों में या मस्जिदों में, तो इस पैसे पे सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। इस पैसे पे सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। टैक्स किस पे लेगी, 1 करोड़ में 40 लाख घटा दो, सिर्फ और सिर्फ 60 लाख पे ही टैक्स लेगी सरकार। और इसका भी स्लैब कोई दूसरा होगा, या मान लो कि 10% रह गया है, जैसे कि इनकम के बेसिस पे होता है ना, कितना परसेंट आपको टैक्स देना। मान लो कि 60 लाख पे भी 10% है टैक्स, तो अब इसको कितना देना पड़ेगा टैक्स, तो 6 लाख ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि अगर आप किसी भी रिलीजियस कल्चर को प्रमोट करने के लिए पैसा डोनेट कर रहे हो, तो जितना पैसा आप डोनेट किए हो उस पैसे पे आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये आर्टिकल 27 आपको फ्रीडम देता है, ठीक है। और इसके तहत बहुत लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, कि अपना बहुत काला धन मंदिरों में ही दान कर दिए हैं बिना टैक्स मतलब दिए हुए, उनका फ़ायदा होता है, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन ये प्रावधान है कि टैक्स नहीं लेती है सरकार, ठीक है। आर्टिकल 28 देखो क्या होता है। आर्टिकल 28 होता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप
इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब कि आप रिलीजियस वर्शिप को मतलब ये ऑर्गेनाइज कर सकते हो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। मतलब मोटा मोटी तौर पे समझे कि आप धार्मिक जो होता है कि पढ़ाई मतलब की जा सकती है, मतलब कि उसके अंदर मतलब धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी मतलब ये आपको पढ़ाया जा सकता है। ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं है, आप उसके अंदर रिलीजियस वर्शिप को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन कहाँ नहीं कर सकते हो, तो याद रखिएगा जो भी सरकार द्वारा अधिकृत है, जैसे कि इंडियन नेवल एकेडमी हो गया, या आप देखते होगे इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, या इंडियन एयरफोर्स हो गया, या आप बोल सकते हो जो हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ये एकेडमी है, वहाँ पे आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वहाँ पे आप वर्शिप और ये क्या कहते हैं रिलीजियस वर्शिप आप वहाँ पे मतलब धार्मिक प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक ही चीज़ सिखाया जाता है ना। ये सब जगह पे तो एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि आप जो है वो कंट्री, सबसे आगे आपका क्या है, कंट्री, प्राइड, ब्रदरहुड। मतलब कि अगर आप बताओ धर्म अलग अलग, मतलब कोई अलग धर्म का है तो उसके लिए अलग अगर ये पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो मतलब इक्वलिटी की बात नहीं हुआ ना फिर। तो यही बोल रहा है कि इस संस्थान ये सब जगह पे ये चीज़ लागू नहीं है। बाकी हर जगह पे जैसे प्राइवेट स्कूल हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, मदरसा हो गया, वहाँ पे आप ये आज़ादी है आपको कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो रिलीजियस वर्शिप। ये सब जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये आपको आज़ादी है आर्टिकल 28 के तहत, एक्सेप्ट ये सब जगह पे नहीं ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, आर्टिकल 28 हो गया। 25 से लेके 28 समझ में आ गया कहाँ से कहाँ, सब कुछ मैं को रिलेट करते चल रहा हूँ। जितना ही फंडामेंटल राइट्स है अभी तक 28 तक मैंने पढ़ा दिया। अब देखो 28 हो गया, अब क्या है 28, 29। आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ किसको कहते हैं इस देश के अंदर, आपको ये पता है क्या? माइनॉरिटीज़ किसको कहते हैं? जिसका जनसंख्या कम हो। जैसे कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ कौन है? मुस्लिम हो गए हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं भारत के अंदर। तो आर्टिकल 29 ये प्रावधान देता है, याद रखिए, जो मैंने आपको क्लासीफाई किया ना, अभी फिर से मैं को रिलेट करवा देता हूँ। जो भी मैंने क्लासीफाई किया था, पहला क्या फंडामेंटल राइट्स था? राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक, फिर राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक, फिर क्या था याद करो, फिर राइट टू फ्रीडम था 19 से लेके क्या 22 तक, फिर क्या था राइट टू रिलीजियस, ये क्या था क्या बोलते हैं, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ 23 से 24, फिर 25 से लेके क्या 28 तक क्या था रिलीजियस, मतलब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। अब क्या है राइट टू फ्रीडम ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन, मतलब संस्कृति और क्या शिक्षा का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक ये आर्टिकल मैंने लिखवाया था? 29 से लेके 30 तक, याद है कुछ? तो मैं यही पढ़ाने जा रहा हूँ अब 29, आर्टिकल 29 में क्या बोलता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटीज़ जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। मतलब कि उनके हित जो हैं उसको संरक्षण किया जाएगा, उसके हितों से वायलेट नहीं किया जाएगा उनके हितों को, मतलब उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा माइनॉरिटीज़ के तहत। और ये मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि अंबेडकर साहब जो इस संविधान को बनाए थे वो पूरी सभा में ये बात बोले थे कि मैं इस संविधान को जला दूंगा जब मैं ये देखूंगा इस देश के अंदर कि यहाँ जो है माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव हो रहा है, मतलब कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ मतलब अल्पसंख्यक के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, नहीं रखा जाएगा। अगर मैं ये देख लिया इस देश के अंदर तो मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जो मैं इस संविधान को जलाऊंगा। ये भरी सभा के अंदर ये बात उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 21 ये प्रावधान देता है, ये संविधान में लिखा हुआ है कि माइनॉरिटीज़ को संरक्षण दिया जाएगा, मतलब उसके हितों को संरक्षण किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 के तहत है। और आर्टिकल 30 भी इसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 30 ये बोलता है कि राइट फॉर माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि माइनॉरिटीज जो हैं वो अपना खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि मदरसा में क्या है, माइनॉरिटीज़ के लोग पढ़ने जाते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी खुद कर सकते हैं, मतलब कि वो खुद चला भी सकते हैं। और उसको पैसा कौन देती है? तो सरकार उसको पैसा चलाने के लिए देती है, मदरसा ये सबको। तो यही आर्टिकल 30 में है कि माइनॉरिटी जो है वो खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपना, जैसे मदरसा ये सब हो गया मुस्लिम में, तो ये खोलने का आज़ादी है उनको आर्टिकल 30 के तहत। आर्टिकल 31 पता ही है कि आपको हटा दिया गया है, क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। अब मैं लास्ट आर्टिकल 32 दो फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल 32 वो क्या है?
आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 जो है मतलब फंडामेंटल राइट्स में तो 35 तक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है मैं वो बस अभी डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 32 क्या बोलता है? आर्टिकल 32 बोलता है कि अभी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में, मतलब कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ये जो संविधान की आत्मा है। कैसे? अगर मान लो कि आप बोलो कि अगर आपका किसी भी इतना सारा मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया, अब ये बात बोलूँ कि ये अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को किसी ने वायलेट किया तो आप क्या फिर करोगे? तो आपको ये अधिकार है कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अगर कोई भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपको सुनवाई अगर आपको लगा कि मेरे हित में अभी फैसला नहीं आया है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटा सकते हो। मतलब आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट किया है तो, और सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा? आर्टिकल 32 के तहत उसको रिट जारी करेगा। रिट का मतलब मैं पढ़ाऊंगा, रिट एक टॉपिक है अलग से आधा घंटा का। रिट के अंदर क्या क्या रिट आते हैं? टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं, आपको पता ही होगा। मैंडमस हो गया, हैवियस कर्पस हो गया, क्यू अरेंटो हो गया, ये सब रिट कहलाता है जो जुडिशियरी क्या करता है, लागू करता है किसी भी व्यक्ति या कोई भी किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा ये रिट क्या होता है। बस मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अगर आपका इतना पैसा है वकील रखने का तो आप खटखटा सकते हो, और आपको आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करके आपको ये न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी इस आर्टिकल को कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, तो मैं फंडामेंटल राइट्स ओवरऑल सारा आर्टिकल खत्म कर दिया जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। राइट टू इक्वलिटी पढ़ा दिया, राइट टू फ्रीडम पढ़ा दिया, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा दिया, राइट टू रिलीजन पढ़ा दिया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो भी है रिलीजन से आपसे रिलेटेड कौन सा फंडामेंटल राइट्स है आपको। फिर क्या पढ़ाया मैंने? फ्रीडम और ये राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन, मतलब कि संस्कृति और शिक्षा से अधिकार का आर्टिकल क्या क्या सारा मैंने। और लास्ट में क्या? आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बताता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रिट के बारे में आज पढ़ा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये रिट आगे के जो मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा 1-2 उसमें ये बढ़ आएगा रिट क्या होता है। तो मैं ये टॉपिक भी, इससे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, तो मैं कुछ जहाँ तक आज होता है रिट 2-3 रिट मैं आज पढ़ा देता हूँ, बाकी मैं कल कंटिन्यू करा दूँगा। और मैं आपसे आज जितना भी आर्टिकल हुआ, कितना आर्टिकल हुआ 14 से लेके मैक्सिमम हो गया 32 तक, तो ये सारा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एसएससी से रिलेटेड है वो मैं कल सारा कंप्लीट करवा दूंगा आर्टिकल। उसके बाद मैं पार्ट लाऊंगा, उसके बाद अमेंडमेंट लाऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकल कल ख़त्म हो जाएगा पूरा आर्टिकल जहाँ तक एसएससी पूछ सकता है। ठीक है, मैं रिट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। रिट क्या होता है? रिट, ठीक है, रिट के बारे में मैं पूरा भी जितना भी रिट हो सकता है मैं पढ़ा देता हूँ। जैसे कि सपोज ये रिट जो है समझ में नहीं आता है, बहुत सारे तुरंत समझ में नहीं आता है, सब रट लेते हैं, लेकिन इसका मतलब समझ जाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। रिट का मतलब बेसिकली क्या होता है? मान लो कि मैं अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल दो, रिट होता क्या है। जैसे कि मान लो कि किसी भी, जैसे शहर में म्यूनिसिपैलिटी आते हैं, जैसे पंचायत आते हैं गांव में, ऐसी म्यूनिसिपैलिटी अगर मान लो किसी भी प्रोजेक्ट उसको अंदर आता है म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, मान लो रोड का या कोई भी चीज़ का, अगर वो प्रोजेक्ट नहीं बना, मतलब उस पर काम नहीं कर रहा है कई सालों से, और फिर एक टाइम क्या आएगा कि कोर्ट जो है उसको रिट जारी करेगा, मतलब कि उसको आखिरी आदेश देगा, म्यूनिसिपैलिटी को आखिरी आदेश देगा कि अब इस पर आप काम करो, अगर नहीं किए इस बार भी तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। मतलब मोटा मोटी आम भाषा में जैसे आप लोग बोलते हो ना किसी भी दोस्त या यार को कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ नहीं तो पंगा हो जाएगा, यही चीज़ है रिट। रिट का मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट जो है, कोई भी कोर्ट अगर आखिरी बार जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आखिरी बार अगर वो रिट जारी कर दिया किसी के खिलाफ, मतलब कि उसका आखिरी आदेश है, अगर आप इस बार भी काम नहीं किए वो, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिट होता है मोटा मोटी शब्द में, ये समझा जाए, मतलब कि इसके बाद जो है कोर्ट के प्रावधान के तहत सज़ा भी आपको मिल सकता है। ठीक है, अगर रिट जारी हो गया आप फिर भी काम नहीं कर रहे हो, तो अगर रिट एक बार जारी कर दिया तो आपको सज़ा भी मिल सकता है। तो टोटल 5 प्रकार के रिट होते हैं दोस्तों। पहला जो रिट होता है वो होता है हैवियस कर्पस, आप पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, हैवियस कर्पस। दूसरा जो होता है वो होता है मैंडमस। तीसरा जो होता है वो होता है प्रोहिबिजन। और चौथा जो होता है वो होता है सर्टियोररी। और पांचवा जो होता है वो होता है क्यू वारंटो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, क्यू वारंटो कई बार पूछ चुका है इससे।
क्वेश्चन, क्यू वारंटो, हैवियस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिजन रिट, सर्टियरी रिट, क्यू वारंटो रिट। अब मैं एक एक रिट को बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे हैवियस कर्पस क्या होता है, हैवियस कर्पस रिट क्या होता है। तो हैवियस कर्पस रिट का मतलब सिंपल सा एक लाइन में समझा जाए तो इससे बोल सकते हो इंग्लिश में ब्रिंग द बॉडी, टू ब्रिंग द बॉडी। मतलब एक लाइन में अगर इस रिट को समझा जाए हैवियस कर्पस को, तो इसका इंग्लिश बोल सकते हो तो टू ब्रिंग द बॉडी। मतलब आप लोग सुनते होंगे ना, जैसे जनरली में पुलिस किसी को अगर रिमांड पर रख लेती है, मान लो कि कोई जेल जैसे रिमांड पे ले जाती है ना, अगर कोई क्राइम करता है तो उसको क्या करती है पुलिस, रिमांड पे रख लेती है, जेल में कोर्ट के सामने पेश नहीं करती है, वो जेल में ही रखे रहती है। अगर वो पुलिस मतलब कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब इनफ मतलब ये क्या कहते हैं कि टाइम हो गया और ये क्या कहते हैं कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर रही है किसी भी रीजन, बस आपको पता ही होगा कि वो रीजन क्या होता है, पॉलिटिकल रीजन है, कोई भी रीजन, बस पैसा मिल गया उसको कहीं से भी, किसी भी रीजन, बस अगर वो जो क्राइम किया है उसको मतलब कुछ निश्चित समय होता है कि उसके बाद आपको कोर्ट के अंदर उसको पेश ही करना ही होता है। तो अगर मान लो किसी भी कारण बस पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेशी नहीं कर रही है, मतलब सपोज दैट आपको एग्जांपल से समझाऊं तो एक व्यक्ति मान लो कि कोई भी श्याम है, उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया, ओके। अब फैमिली उसके चाहते हैं कि उसको ये जज के सामने पेश किया जाए, पुलिस जो है उसको जज के सामने पेश करे श्याम को। न्याय कौन देगा, पुलिस थोड़ी ना न्याय देता है भाई, न्याय तो कोर्ट से मिलेगा, जज देगा ना न्याय। तो उसके फैमिली चाहते हैं, श्याम के फैमिली चाहते हैं कि उसको क्या करें, कोर्ट के सामने पुलिस पेश करे, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं पेश कर रही है, तो उसके परिजन जो हैं वो हैबियस कर्पस के लिए अप्लाई कर देंगे कोर्ट में। क्या कर देंगे अप्लाई, हैबियस कर्पस के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देंगे। फिर जज साहब को अगर सही लगा वो जो भी अप्लाई किए हैं वो, तो जज साहब क्या करेंगे, रिट जारी कर देंगे पुलिस के लिए और बोलेंगे कि इस मतलब जो भी नाम है श्याम को 24 घंटे के तहत पेश किया जाए कोर्ट के अंदर। अगर फिर भी पुलिस नहीं पेश करती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको नौकरी से भी हटा दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। तो याद रखिएगा हैबियस कर्पस सीधा सा मतलब अगर बोले इंग्लिश में टू ब्रिंग द बॉडी, मतलब बॉडी को ले जाओ, मतलब कहाँ, कोर्ट के अंदर। किसी भी व्यक्ति को अगर आप कस्टडी में ले गए हो तो उसको एक सर्टेन टाइम के तहत कोर्ट के अंदर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैबियस कर्पस। दूसरा क्या होता है, मैंडेमस। मैंडेमस का अगर मोटा मोटी अर्थ देखें, अर्थ इसका क्या होता है मैंडेमस का, तो मोटा मोटी पढ़ें टू गिव द मैंडेट, मतलब मैंडेमस का जो अगर मोटा मोटी अर्थ बोले तो उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में टू डू योर जॉब, टू डू योर जॉब। जैसे इंग्लिश में एक लाइन में अगर बोले समझाने के लिए हैबियस कर्पस को, तो क्या बोले थे, टू ब्रिंग द बॉडी, मतलब बॉडी को लॉ। और ये मैंडेमस का मतलब क्या है, टू डू योर जॉब, मतलब अपना काम करो। जैसे कि इसको समझने का तरीका मैं एग्जांपल लूँ, अगर मान लो कि जुडिशियरी के मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी है, मतलब सरकारी कर्मचारी मतलब अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, अगर जुडिशियरी को लगा कि वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं ये कर्मचारी, तो उसके खिलाफ कोर्ट जो है मैंडेमस जारी कर देता है। क्या जारी कर देता है, मैंडेमस जारी कर देता है। और मैंडेमस जारी करने के बाद मान लो उससे सवाल भी पूछा जाता है कि आप बताओ कि आप अपना ये दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हो, मतलब दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हो। और कोर्ट जो है वो मैंडेमस जारी मतलब रिट जारी कर देता है। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेता हूँ, जनरल एग्जांपल। मान लो कि एक आदमी जो है वो पुलिस स्टेशन में अपना किसी भी इशू से रिलेटेड केस मतलब कंप्लेन करने गया पुलिस के अंदर, ठीक है। और पुलिस जो है वो कंप्लेन उसका लिख नहीं रही है, मतलब कंप्लेन ले नहीं रही है। तो फिर क्या करेगा वो जो मतलब व्यक्ति है वो जज मतलब कोर्ट के अंदर क्या वो अपील कर देगा, मैंडेमस रिट अपील कर देगा। और फिर जो कोर्ट जो है वो पुलिस को क्या बोलेगी, यू हैव टू डू योर जॉब, मतलब अपने दायित्व को निभाओ, उसका कंप्लेन आप लिखो। अगर वो रिट जारी कर दिया कोर्ट और उसके बाद भी वो रिट जारी करने के बावजूद अगर उस व्यक्ति का कंप्लेन लिखा नहीं जा रहा है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा, मतलब सज़ा का प्रावधान दिया जा सकता है उस पुलिस वाले को, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल लेके समझा रहे हैं आपको। मान लो कि किसी भी दो व्यक्ति में ज़मीन का विवाद चल रहा है, मान लो सपोज है राम और श्याम के बीच में मान लो कि ज़मीन का विवाद चल रहा है और राम का जो है ज़मीन वो श्याम हड़प लिया, श्याम हड़प लिया। तो राम क्या होगा, जज साहब के पास चले जाएगा ज़मीन वापस दिलवाने, मतलब कंप्लेन दायर करने की मेरा ज़मीन वापस दिलवाइए। तो जज क्या करेगा, मान लो कि उस लोकेलिटी में जो भी आते हैं मतलब सरकारी कार्यालय
उसको क्या चिट्ठी लिख के मतलब कोर्ट बोलेगा कि इसके ज़मीन को वापस दिलवाइए, आपका ये काम है। अगर मान लो कि जो सरकारी संस्था जो भी जिसे कार्यालय में जो भी कोर्ट ने जिसे लिखा ये चीज़ कि राम को उसके ज़मीन श्याम से दिलवाइए, उसके बावजूद भी वो सरकारी जो कार्यालय है जो भी लोग बैठे हुए हैं उसके बाद भी वो काम नहीं करते हैं, तो वो राम जो है वो फिर जाएगा कोर्ट के अंदर। मान लो कि 1 साल 2 साल बीत गया फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया, उसका ज़मीन वापस नहीं करवाया गया है, तो फिर कोर्ट के अंदर जाएगा और तब कोर्ट क्या करेगा, लास्ट बार रिट दायर करेगा, मतलब कि मैंडेमस रिट दायर कर देगा उस मतलब उस व्यक्ति पे जो भी वो काम नहीं मतलब उसका ज़मीन वापस नहीं करवा रहा है, ठीक है। और वो आखिरी आदेश होता है, अगर उसके बावजूद आप नहीं दिलवा रहे हो तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। तो यही सिंपल मोटा मोटी का मतलब होता है। मैंडेमस रिट का मतलब होता है टू डू योर जॉब, मतलब अपना दायित्व को निभाओ, ठीक है। तीसरा जो है रिट, मैं ये 2 रिट अभी जो इंपॉर्टेंट रिट है आज मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फिर मैं आगे कल लेक्चर ले लूँगा क्योंकि आज ज़्यादा देर का लेक्चर हो गया। क्यू बैरेंटो, क्यू बैरेंटो क्या होता है, फिर 2 बचेगा कौन कौन सा रिट, प्रोहिबिजन और सर्टियोरी, क्योंकि क्यू बैरेंटो इंपॉर्टेंट है वो मैं आज डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा ये मैंडेमस जो है वो सारा सरकारी मतलब अफसर पे लागू हो सकता है, कोई भी मतलब ऑफिसर हो या कोई भी उसको कोर्ट रिट जाहिर कर सकता है, एक्सेप्ट किस पे, राज्यपाल। राज्यपाल मतलब गवर्नर और प्रेसिडेंट जो हैं वो मैंडेमस रिट से बाहर रहते हैं, मतलब कि इनको अधिकार होता है, इनको ये स्वतंत्र होते हैं कि वो अपना काम मतलब ये खुद के फैसले ले सकते हैं, इन पे रिट जाहिर नहीं हो सकता है। ये इन पे ये भी क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि कौन दो लोग के मतलब ये बाहर होते हैं मैंडेमस रिट से, तो याद रखिए गवर्नर और राष्ट्रपति के खिलाफ आप रिट मतलब दायर नहीं कर सकते हो, और बाकी कोई भी मतलब सरकारी पोस्ट पे हैं उनके खिलाफ कोर्ट जो है वो रिट दायर मैंडेमस रिट जो है वो दायर कर सकता है। लास्ट जो है क्यू बैरेंटो समझते हैं। क्यू बैरेंटो क्या होता है, तो इसका मोटा मोटी मतलब समझें तो कोई भी अगर व्यक्ति कोई भी एक पब्लिक पोस्ट धारण किए हुए है, पब्लिक पोस्ट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट जो उस पे मतलब ये बैठा हुआ है और उस पोस्ट के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, अगर वो व्यक्ति योग्य नहीं है मतलब किसी घूस के थ्रू आ गया या किसी करप्शन के थ्रू उस पोस्ट पे आके बैठ गया है, तो फिर क्या करेगा, जो कोर्ट होगा वो उसके खिलाफ क्यू बैरेंटो जारी कर देगा। और एक बार जारी होगा मतलब कि उससे जुडिशियरी रिप्लाई मतलब मांगेगा, मतलब पहला जो रिट जारी होगा उससे रिप्लाई मांगा जाएगा उस व्यक्ति से कि आप बताओ आप किस बेसिस पे इस पोस्ट पे बैठे हो। और कोर्ट 2 काम कर सकता है, बस उससे रिप्लाई मांग के ही मतलब छोड़ दे, या उसको पोस्ट खाली भी करवा सकता है। अगर ज़्यादा धांधली दिखेगा तो वो कोर्ट जो है उसके पोस्ट को भी खाली करवा सकता है। तो क्यू बैरेंटो का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी पब्लिक पोस्ट धारण किए हुए व्यक्ति है, अगर उस पोस्ट के लिए वो डिजर्व नहीं करता है तो कोर्ट जो है जुडिशियरी जो है उसके खिलाफ क्यू बैरेंटो जारी कर देता है। मतलब कि उस व्यक्ति को ये आंसरेबल होता है, उस व्यक्ति जो है आंसरेबल होता है कोर्ट के सामने। अगर रिट जारी हो गया, आप बताओ कि सरकारी पोस्ट जो आपने धारण किए हुए हो आप उसके योग्य नहीं हो, फिर भी आप धारण किए हो, इसका कारण क्या है। मान लो सपोज डैट कोई भी पोस्ट पे 62 साल, मान लो कि मतलब 60 साल जो है वो रिटायरमेंट एज है, कि मतलब इस पोस्ट पे आप 60 साल में रिटायर हो जाओगे। कोई व्यक्ति जो है 62 साल में भी उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, कोई भी स्पेशल एस्पेक्ट से बैठा दिया गया है उसको किसी भी घूस के थ्रू, तो उससे कोर्ट जो है रिट जारी कर देगा। क्यू बैरेंटो रिट इस केस में जारी होता है और उससे सवाल पूछे कि आप किस बेसिस पे आप इस पोस्ट पे बैठे हो। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं लेता हूँ तो इस क्यू बैरेंटो के रिलेटेड, तो मान लो कोई भी वैकेंसी में जैसे आपको पता चलता है कि कोई वैकेंसी जो है उसमें धांधली हो गया, सीट ही बिक गया, तो क्या होता है कभी कभी जुडिशरी के अंदर चला जाता है वो वैकेंसी, और फिर जुडिशरी क्या होता है उस वैकेंसी को रद्द ही कर देता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, मान लो कि कोई भी व्यक्ति 10 लाख दे के एक पोस्ट खरीद लिया, सरकारी गवर्नमेंट का एक पोस्ट खरीद लिया, और मान लो कि उस स्टेट के अंदर सरकार बदल जाती है और जो दूसरी सरकार आती है वो उस पोस्ट पे ये क्या कर देती है, मतलब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, और मान लो कि वो पकड़ा गया वो व्यक्ति जो 10 लाख दे के घूस से बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ क्या होगा, कोर्ट जो है वो रिट जाहिर करेगा, क्यू बैरेंटो रिट जाहिर कर देगा और पूछेगा उससे कि आप इस पोस्ट पे बिना एग्ज़ाम के थ्रू या कैसे बैठे हुए हो। मतलब ये क्यू बैरेंटो का मतलब होता है। क्यू बैरेंटो रिट कब जाहिर होता है, तो याद रखिएगा अगर कोई भी सरकारी पोस्ट पब्लिक पोस्ट पे बिना एलिजिबिलिटी के बिना योग के बैठा हुआ है, अगर वो डिजर्व नहीं भी करता है फिर भी वो बैठा हुआ है, तो उसके खिलाफ कोर्ट जो है वो रिट जाहिर करता है। कौन सा रिट, क्यू बैरेंटो रिट। तो याद रखिएगा मैंने आपको 3 रिट पढ़ाया है, ठीक है।
और आगे मैं कल सारा रीड ख़त्म कर दूंगा और आर्टिकल भी जो भी है कल कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसका जो भी मैं बोर्ड पे लेक्चर लाऊंगा वहाँ पे भी एक बार रिवीजन करवाऊंगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा और बहुत सारा रिवीजन आपको हो जाएगा। एक चीज़ को मैं मतलब कई बार आपको पढ़ा दूंगा तो आपका रिकॉल हो जाएगा, लेकिन याद करने का दायित्व आपको है, रिवीजन करने का दायित्व आपको है। ठीक है, तो मैं बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा। टाटा बाय बाय।